गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं आज हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर EC2B जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज हमारा विषय है मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। तो मुगलों के केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानने से के लिए हमें चलिए तब जानते हैं क्या है मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, चलिए। मुगल साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था और केंद्रीय प्रशासन की कार्यकुशलता पर ही मुगल साम्राज्य का अस्तित्व टिका हुआ था। इस प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता अकबर था, क्योंकि बाबर तथा हुमायूं की राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन लोगों ने प्रशासन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अकबर द्वारा स्थापित एवं संगठित संस्था को उसके उत्तराधिकारियों ने मूल रूप से बनाए रखा, केवल कहीं कहीं आंशिक परिवर्तन किए। और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था दो सिद्धांतों पर आधारित थी: प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक एवं संतुलन। उसने प्रशासनिक व्यवस्था को एकरूपता प्रदान की और विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के बीच शक्ति का विभाजन इस प्रकार किया कि कोई भी स्वेच्छाचारी या मनमानी ढंग से कार्य करने की स्थिति में ना रहे और सभी एक दूसरे की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाए और प्रशासन का संतुलन कायम रहे। तो मुगलों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के कई घटक थे, जिन तत्वों का हम अनेक उपशीर्षकों के माध्यम से उनकी चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम जो घटक है वह था बादशाह। ठीक है, तो बादशाह शुरू करते हैं। बादशाह को मुगल सम्राट अथवा बादशाह असीम शक्ति संपन्न एवं राज्य का सर्वोसर्वा होता था। शासन की समस्त गतिविधियां बादशाह के नियंत्रण व निर्देशन में संचालित होती थी। बादशाह की आज्ञा सर्वोच्च थी और उसका विरोध करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाती थी। साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ वह सेना का भी प्रधान सेनापति होता था, न्याय का मुख्य न्यायाधीश होता था तथा धर्म का प्रधान धर्माचार्य भी होता था। ठीक है, इतने अधिक शक्ति संपन्न होते हुए भी मुगल बादशाहों को पूर्णतया निरंकुश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुगल बादशाहों ने जनसाधारण पर अत्याचार नहीं किए। अकबर से शाहजहां तक सभी मुगल बादशाहों ने प्रजाहित को अपना प्रमुख कर्तव्य माना। अतः मुगल बादशाह स्वेच्छाचारी परंतु उदार शासक हुए। मुगल राजत्व का प्रमुख लक्ष्य मुगल सम्राट तथा साम्राज्य के गौरव
और उसकी स्थिरता प्रदान करना था। मुगल सम्राटों ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर धर्म, राजसी संस्थाओं तथा उलेमा एवं उमरा के सहयोग से उसे मजबूत बना दिया। विद्रोहों की कमी, साम्राज्य का विस्तार तथा इतने समय तक एक वंश का शासन महान मुगल बादशाहों द्वारा प्रतिपादित राजत्व की सफलता को प्रमाणित करता है। मुगल केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दूसरा महत्वपूर्ण जो घटक है वह है आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की विशालता के कारण केवल बादशाह द्वारा प्रशासन का संचालन करना असंभव था। इसलिए बादशाह को शासन में सहायता के लिए केंद्र में एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई। सभी मंत्रियों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार मंत्री शिष्य थे, गुरु नहीं। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की नीति का निर्धारण नहीं करती थी, वरन राज्य को या बादशाह को सलाह देने का कार्य करती थी। इनकी सलाह मानने के लिए बादशाह बाध्य नहीं होते थे। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में केंद्र में विभिन्न मंत्री थे, जिनकी संख्या विभिन्न शासकों के शासनकाल में घटती बढ़ती रही थी। साधारणतया प्रमुख मंत्री एवं उनके कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा हम निम्न उपशीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब हम उनके मंत्री परिषद के विभिन्न मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनकी मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री होता था उसका नाम था प्रधानमंत्री। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान। ठीक है, साम्राज्य में बादशाह के बाद सबसे ऊंचा पद प्रधानमंत्री का होता था, जो वकील भी कहलाता था। प्रधानमंत्री बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। अकबर के समय में इस पद पर बैरम खां की नियुक्ति की गई थी। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात मुनीम खां इस पद पर नियुक्त किए गए थे। प्रधानमंत्री किसी एक विभाग का प्रधान नहीं होता था, वरन सभी विभागों की देखभाल किया करता था। प्रांतीय सरकारें भी सीधे उसके नियंत्रण में कार्य करती थी। अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी इसी की राय से की जाती थी।
प्रधानमंत्री के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था वह था दीवान का। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, दीवान। वकील या प्रधानमंत्री के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण पद दीवान का होता था, जिसे वजीर के नाम से भी जाना जाता था। वह राजकोष विभाग का अध्यक्ष होता था तथा राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। लेकिन कालांतर में बैरम खां के परामर्श के अनुसार एक दीवान के स्थान पर अनेक दीवानों की नियुक्ति की गई। इनमें एक दीवान दीवाने खालसा था, जिसके अधिकार में सरकारी भूमि अथवा खालसा भूमि रहती थी। दूसरा दीवान दीवाने तान होता था, जिसके अधिकार में जागीर की भूमि होती थी। तीसरा दीवान दीवाने बयूतात कहलाता था, जिसका कार्य विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखना था। मुशरिफे खजाना नामक अधिकारी केंद्रीय राजकोष की देखभाल करता था। यह भी दीवान के अंतर्गत आता था। इसके अतिरिक्त दीवान के अंतर्गत वाक्यानवीस, मुस्तफी आदि अधिकारी भी कार्य करते थे। अब प्रधानमंत्री हो गया, दीवान हो गया। अब हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था या पद थे, उसका नाम था मीर बख्शी। ठीक है। सैन्य विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी कहलाता था, लेकिन वह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था। उसका कार्य सैनिक संगठन एवं सैनिकों के वेतन से संबद्ध थे। सेना की भर्ती, उनके लिए शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण तथा मनसबदारों की सूची सम्राट को पेश करना इत्यादि कार्य मीर बख्शी के होते थे। प्रधानता बख्शी का सैनिक कार्य वेतन बांटना होता था। युद्ध के समय मीर बख्शी सलाह देने का कार्य भी करते थे। ठीक है। हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण पद है वह है खाने सामा। यह घरेलू विभाग का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य शाही भोजनालय तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना था। अतः इसे सम्राट के व्यक्तिगत अनुचरों का प्रधान भी कहा जा सकता है, क्योंकि शाही इमारतें, बागों, सड़कों, कारखानों के कार्य तथा क्रय संबंधी वस्तुएं आदि इसी के अधीन शाही परिवार के प्रतिदिन आवश्यकताओं की व्यवस्था के साथ साथ वह बादशाह द्वारा मनसबदारों, राजकुमारों,
विद्वानों तथा विदेशी राजदूतों को समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों की भी व्यवस्था करता था। बादशाह के अभियानों के समय खाने सामा ही साथ जाता था तथा वहां तंबू गाड़ने एवं भोजन आदि की व्यवस्था वही करता था। यह उद्योग मंत्री का भी कार्य करता था। कारखानों का प्रबंध, कारीगरों, निरीक्षकों की नियुक्ति, उसकी वेतन वृद्धि या पदच्युति, इन सभी कार्यों का अधिकार खाने सामा के पास होता था। हमारा अब अगला जो महत्वपूर्ण विभाग है, पांचवा, वह है सद्र-ए-सुदूर। सद्र-ए-सुदूर के पास दान विभाग, न्याय विभाग तथा शिक्षा के विभाग होते थे। बादशाह, शहजादे एवं राज परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दान का प्रबंध सद्र-ए-सुदूर द्वारा ही किया जाता था। धार्मिक विषयों में बादशाह को परामर्श देने का कार्य भी सद्र-ए-सुदूर करते थे। न्याय के क्षेत्र में बादशाह के बाद सद्र-ए-सुदूर का दूसरा स्थान आता था। न्यायिक मामलों में वह प्रधान काजी की भांति कार्य करते थे। कालांतर में औरंगजेब के समय में सदर एवं न्यायालय अलग अलग हो गए थे, जबकि इससे पूर्व न्याय एवं धर्म सदर के अधीन होते थे। धार्मिक एवं अन्य कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए भूमिदान के संबंध में उसे असीमित अधिकार प्राप्त थे। अब हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अगला महत्वपूर्ण विभाग था मुहात्सिब, जो हमारा छठा पॉइंट होगा। आचरण की देखभाल करने वाले विभाग का अध्यक्ष मुहात्सिब कहलाता था। इसका कार्य लोगों के आचरण तथा आचार व्यवहार का हिसाब किताब रखना था। राज्य में शराब एवं अन्य मादक वस्तुओं तथा अनैतिक कार्यों को यह रोकता था। इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने वाले मुसलमानों को दंडित भी करता था। इसके अतिरिक्त शहर में सफाई की व्यवस्था तथा बाजार में वस्तुओं के भाव एवं वजन का निरीक्षण करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य था। हमारा अगला विभाग है मीर-ए-आतिश। तोपखाने विभाग का अध्यक्ष मीर-ए-आतिश कहलाता था। मीर का अर्थ प्रधान या आतिश का अर्थ आग होता था। चूंकि तूपों से आग की वर्षा होती थी, अतः तोपखाने का प्रधान मीर-ए-आतिश कहलाता था। तोपखाने की रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व मीर-आतिश का होता था। अगला हमारा विभाग है काजी-उल-कुजात। न्याय विभाग का अध्यक्ष काजी-उल-कुजात कहलाता था, जिसका अर्थ होता था काजियों का काजी। कुजात काजी का बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है न्यायाधीश।
काजी उल कुज़ात का प्रधान कर्तव्य न्याय की समुचित व्यवस्था करना था। उसका न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता था, जिसमें प्रति बुधवार को वह न्याय किया करता था। अन्य काजियों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता था। काजियों की नियुक्ति, पद निवृत्ति तथा उनके वेतन वृद्धि का अधिकार काजी उल कुज़ात का होता था। हमारा अंतिम जो विभाग है, जो महत्वपूर्ण है, वह है दरोगाए डाक चौकी। डाक विभाग का अध्यक्ष दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। यह अपने अधीनस्थ सहायकों की मदद से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की सूचना बादशाह को भेजता था। इस कार्य में दरोगा की सहायता हेतु वाकयानवीस, सवानी निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारे आदि होते थे। डाक लाने ले जाने के लिए घोड़ों की व्यवस्था थी। उपयुक्त मंत्रियों के अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्र में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जैसे मीर बहर या नौसेना का अधिकारी होता था, मीर बार या वन अधीक्षक होता था तथा दरोगाए टकसाल या टकसाल विभाग का प्रबंध देखता था। इस प्रकार से जब हम इसका निष्कर्ष करते हैं तो पाते हैं कि मुगल प्रशासन केंद्रीकृत होते थे, जिसमें बादशाह के नियंत्रण और निर्देशन से शासन संचालित होते थे। लेकिन बादशाह स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। वे अपने मंत्री परिषद की सलाह से शासन करते थे। इस कारण मुगलों ने भारतवर्ष पर लगभग 300 से ज्यादा वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन संचालित किया। तो हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। हम अगले विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।